तो निसिम एज़ेकिएल की एक कविता है पोएम ऑफ द सेपरेशन, और ये ना एक बहुत ही मुश्किल सवाल सामने रखती है। सोचिए क्या होता है जब प्यार बस एक खुशहाल याद बनकर रह जाता है। चलिए इसी सफर पर चलते हैं, प्यार, यादों और अलग होने के उस एक दर्दनाक फैसले को समझते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी कमाल की है। एक गहरे तनाव के साथ, अगर सिर्फ यादों से देखें तो हमारा प्यार खुशहाल था। वाह, ये लाइन ना हमें सीधा उस कश्मकश में ले जाती है जो यादों और हकीकत के बीच होती है। मतलब सवाल यही है कि क्या वो प्यार सच में खुशहाल था, या सिर्फ हमारी यादों ने उसे वैसा बना दिया है। तो सवाल उठता है कि वो खुशहाल यादों वाली दुनिया थी कैसी, है ना? कविता का पहला हिस्सा हमें ठीक यही बताता है। ये एक ऐसा प्यार था जो, आप कह सकते हैं, युद्ध के खिलाफ एक ढाल जैसा था, एक सुरक्षित कवच। कविता एक ऐसे रिश्ते की तस्वीर खींचती है जो बाहर की दुनिया की सारी उथल-पुथल से बचाने वाली एक महफूज जगह थी। और यहाँ पर ना कवि का अंदाज बहुत ही दिलचस्प है। वो कैसे दो अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ आमने-सामने रखते हैं। देखिए, एक तरफ बाहर की दुनिया है जहाँ कश्मीर में बम फट रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी अपनी अंदर की दुनिया है जहाँ मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में घुल मिल गई थी। मतलब उनका प्यार इतना गहरा था, इतना ज्यादा, कि उसके सामने युद्ध जैसी इतनी बड़ी घटना भी कोई मायने ही नहीं रखती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वो सुरक्षित कवच हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता। कहानी में एक बहुत अचानक एक शार्प टर्न आता है। कवि इसे कहते हैं बड़े होने की कीमत। और कमाल की बात यह है कि बस एक छोटा सा वाक्य, एक सेंटेंस, और रिश्ते की पूरी दिशा ही बदल जाती है। अचानक मुझे लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूं। ये शब्द सुनने में कितने सिंपल हैं, लेकिन हैं कितने फाइनल, कितने निर्णायक। बड़ा हो जाना, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये कोई समझदारी है, या फिर प्यार से मोहभंग हो जाना? बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है, और यहीं से, ठीक इसी पॉइंट से रिश्ते के खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। और इस बड़े होने की कीमत क्या चुकानी पड़ी? कीमत थी सिर्फ 1000 चुंबन। इस लाइन में एक बहुत ही गहरा एक तरह का व्यंग है ना? मतलब इस बदलाव की जो इतनी बड़ी इमोशनल कॉस्ट है, उसे बीते हुए प्यार भरे पलों से, उन किस्सेस से मापा जा रहा है। तो ये जो बड़े होने की कीमत चुकाई गई, इसमें क्या क्या चला गया? कविता का तीसरा हिस्सा हमें रिश्ते की बिल्कुल जड़ों तक ले जाता है। कवि इसे कहते हैं गूंज का संगीत। ये उन मामूली, उन साधारण सी जगहों के बारे में है जहां उनका प्यार पला बढ़ा था, और अब वो पूरी दुनिया कैसे धीरे धीरे बिखर रही थी। देखिए, उनका संगीत किसी बड़े कॉन्सर्ट हॉल में नहीं बना था, नहीं। वो तो बना था बसों में, ट्रेनों में, कैफे में, समुद्र के किनारों पर और पार्क की बेंचों पर। ये जो रोजमर्रा की आम सी जगहें थी ना, यही उनके गहरे साझा इतिहास की गवाह थीं। और अब यही इतिहास खतरे में था। और यहीं पर, ठीक यहीं पर, रिश्ते की असली दरार साफ साफ दिखाई देती है। एक पार्टनर है जो उन यादों में रुककर उसी पुराने संगीत को फिर से सुनना चाहता है, उसे दोबारा जीना चाहता है। लेकिन दूसरा साथी एक नया संगीत सुनने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। साफ है, एक का दिल अतीत में अटका हुआ है और दूसरे की नजरें भविष्य पर टिकी हैं। ये सच है कि हम सिर्फ गूंज के सहारे नहीं जी सकते। ये लाइन, ये स्पीकर की तरफ से एक बहुत ही दर्द भरी स्वीकारोक्ति है, एक कन्फेशन। वो भी इस कड़वी सच्चाई को मान रहा है कि हाँ, सिर्फ यादें, सिर्फ गूंज किसी रिश्ते को जिंदा नहीं रख सकती। तो फिर क्या होता है जब प्यार सिर्फ एक गूंज बनकर रह जाए? कविता का चौथा हिस्सा हमें इसी दर्द को और करीब से दिखाता है। मतलब प्यार जो अब सिर्फ यादों में सिमट गया है। जब मीलों की दूरी बीच में आ जाती है, तो कैसे एक जिंदा जागता, हंसता बोलता इंसान बस कुछ बेजान चीजों में सिमट कर रह जाता है। 10,000 मील, सोचिए, 10,000 मील की दूरी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो विशाल दूरी है जो अब उनके अलगाव की पहचान बन गई है। और इतनी दूरी से कोई भी सीधा कनेक्शन, कोई भी जुड़ाव लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उस 10,000 मील की दूरी के पार वो इंसान अब क्या बचा है? कुछ नहीं, बस खतों की एक बौछार, एक अकेली सी तस्वीर, अखबार की कोई पुरानी कतरन, और हाँ, कभी कभी रात में अचानक आने वाली एक महक। एक पूरा का पूरा इंसान अब सिर्फ यादों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका है। लेकिन वो यादों के टुकड़े भी ज्यादा दिन तक सहारा नहीं बनते। अब हम कविता के सबसे जरूरी, सबसे क्लाइमैटिक मोड पर पहुंचते हैं। एक आखिरी खत आता है, और 5वां हिस्सा इसी के बारे में है।
जलने का चुनाव करना, ये उस खत की कहानी है जो इस रिश्ते पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देता है। उस खत में एक कन्नड़ धार्मिक कविता का जिक्र आता है, ईश्वर खेल रहे हैं आग के लपटों से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आने वाली घोषणा के लिए एक बहुत ही नाटकीय, एक खतरनाक सा माहौल बना देती है। और फिर वो उसी आग की इमेज को, उसी तस्वीर को खुद अपना लेती है। वो लिखती है, मैं आग से खेलना चाहती हूं। ये कोई मजबूरी नहीं है, कोई हादसा नहीं, ये एक साफ, एक सोचा समझा चुनाव है। अतीत के उस सेफ, उस सुरक्षित प्यार को छोड़कर एक नए और शायद बहुत खतरनाक रास्ते को अपनाने का फैसला। और बात सिर्फ आग से खेलने तक नहीं रुकती, वो तो उसमें पूरी तरह समा जाना चाहती है। वो कहती है, मुझे जलने दो। ये एक फाइनल ऐलान है, एक डिक्लेरेशन कि इसका जो भी नतीजा हो, चाहे वो कितना ही तकलीफदेह क्यों ना हो, उसे वो मंजूर है। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि यादों के ऊपर आग को चुनने का आखिर मतलब क्या है। एक खुशहाल लेकिन खत्म हो चुके अतीत की जगह एक दर्दनाक, एक अनिश्चित भविष्य को चुनना, ये एक ऐसा फैसला है जिस पर वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है।